नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। सीरिया के बाद अफगानिस्तान से अपने सैनिक बुलाएगा अमेरिका। पिछले 17 वर्षों से अफगानिस्तान में है सेना। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में आज 13 साल बाद आ सकता है फैसला। मुंबई की विशेष अदालत करेगी सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पायलट आज दिल्ली में राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। मंत्रियों के नामों पर करेंगे मंथन। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कपिल गर्ग पुलिस के नए मुखिया, आनंद श्रीवास्तव बने जयपुर कमिश्नर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए जाने का फैसला किए जाने के एक दिन बाद यह घोषणा की गई। अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर किए जाने की शर्त पर कहा कि फैसला किया गया है, बड़ी संख्या में सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। दरअसल अमेरिका ने बीते मंगलवार को ही सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। फिलहाल सीरिया में करीब 2000 अमेरिकी सैन्य बल हैं। उनमें से ज्यादा सैनिक उन स्थानीय बलों के प्रशिक्षण मिशन में लगे हैं जो आईएस से दो हाथ कर रहे हैं। इस कदम के असाधारण भू राजनीतिक परिणाम होंगे। अमेरिका के समर्थन से इस्लामिक स्टेट के जिहादियों से लोहा ले रहे कुर्दिश लड़ाकों की तकदीर अधर में लटक गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से सैनिकों को बाहर लाने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप को लिखे पत्र में मैटिस ने अपने वैश्विक विचार का सुझाव दिया है, जिसमें पारंपरिक गठबंधन का पक्ष लिया गया है और छवि खराब करने वालों के खिलाफ खड़े होने को कहा गया है। उनके और राष्ट्रपति के बीच मौलिक मतभेद थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैटिस ने पत्र में लिखा कि चूंकि आपके पास एक रक्षा मंत्री रखने का अधिकार है जिसके विचार आपसे हर विषय पर काफी मिले जुले, ऐसे में मेरा मानना है कि मेरे लिए अपने पद का त्याग कर देना ही सही है। अमेरिकी प्रतिष्ठान द्वारा जिम मैटिस के पत्र को जारी करने के बाद कुछ देर बाद ही ट्रंप ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैटिस सम्मान के साथ फरवरी के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा, जिम के कार्यकाल के दौरान बहुत प्रगति हुई, खास तौर से नए लड़ाकू उपकरण खरीदने में। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आज 13 साल बाद फैसला आने की संभावना है। वर्ष 2005 के इस मामले में 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। यहाँ की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले पर विशेष निगाह रही है क्योंकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आरोपियों में शामिल थे। हालांकि उन्हें 2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया था। शाह इन घटनाओं के वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के करीब 92 गवाह मुकर गए थे। ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हैं। अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र में नामजद 38 लोगों में 16 को सबूत के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक आतंकवादियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगस्टर शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस वक्त अगवा कर लिया था जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरमियानी रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे। सीबीआई के मुताबिक शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी को 3 दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। सरकारी बैंकों के अधिकारियों की यूनियन ने शुक्रवार और 26 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल के लिए शुक्रवार का दिन चुनने से साप्ताहिक अवकाश और क्रिसमस की छुट्टी के कारण अगले 5 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। एआईबीओसी के संयुक्त महासचिव ने कहा कि हमने वेतन भत्ते की समीक्षा करने की मांग की है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के विलय के खिलाफ हमारा विरोध है। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने किया है। 3 लाख से ज्यादा बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने से पूरे देश में बैंकिंग सेवा प्रभावित होने की आशंका है। एटीएम में कैश की किल्लत भी हो सकती है। ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को हड़ताल की पूर्व सूचना दे दी है। उधर 9 बैंकों की शीर्ष यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने भी 26 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। इन 2 दिनों की हड़ताल की घोषणा से सिर्फ सोमवार 24 दिसंबर को छोड़कर क्रिसमस तक बैंक बंद रहेंगे।
क्योंकि 21 और 26 को हड़ताल के अलावा 22 दिसंबर को चौथा शनिवार, अगले दिन रविवार और 25 को क्रिसमस की छुट्टी है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। दोनों देशों के विदेश मंत्री भारत और चीन के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए हाल में तैयार की गई रूपरेखा के तहत शुक्रवार को मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होने वाली मुलाकात में दोनों पक्षों में आपसी संबंधों को मजबूत करने के तरीकों समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वांग लोगों के बीच आपसी संपर्क पर उच्च स्तरीय तंत्र की पहली बैठक में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। चीन की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री औरंगाबाद और मुंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक की सह अध्यक्षता स्वराज और वांग करेंगे। इस फोरम को स्थापित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान शिखर सम्मेलन में लिया गया। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों की सर्द हवाओं से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 4 सालों में बृहस्पतिवार का दिन दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2014 को 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने की भविष्यवाणी की थी। विभाग ने 22 दिसंबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। बिहार में महागठबंधन के लोकसभा सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सारी निगाहें एनडीए के घटक दलों पर हैं। पासवान की नाराजगी दूर करने के लिए गहमागहमी तेज रही। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने लोजपा अध्यक्ष से 1 घंटे बात करके नाराजगी दूर करने का प्रयास किया। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए के घटक दलों की सीट बंटवारे पर आम राय लगभग बन चुकी है और शुक्रवार को कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारों के अलावा एक राज्यसभा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस राज्यसभा सीट का वादा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सितंबर में किया था, जो अब तक अधूरा है। बिहार के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर रामविलास पासवान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जदयू का मानना है कि अगर लोजपा बिहार में एनडीए से बाहर गई तो गठबंधन को नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को आईआईटी भुवनेश्वर का उद्घाटन करेंगे और साथ ही ओडिशा में 14,523 करोड़ रुपए निवेश वाली कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी। मोदी 24 दिसंबर को भुवनेश्वर का दौरा करेंगे। प्रधान ने कहा कि मौजूदा निवेश प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वोदय सोच के तहत केंद्र सरकार के राज्य पर विशेष ध्यान देने की दिशा में ही अगला कदम है। पूर्वोदय के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ओडिशा जैसे राज्यों का तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास करना और उन्हें देश के सबसे विकसित राज्यों के बराबर लाना है। इन परियोजनाओं में 3,800 करोड़ रुपए की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप हैदराबाद पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा 3,437 करोड़ रुपए की बोकारो से अंगुल की पाइपलाइन बिछाने की भी योजना है। यह जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइनों को जोड़ेगी। नई दिल्ली में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। लगातार गिरती कच्चे तेल की कीमतों के कारण दिल्ली में पेट्रोल का भाव 70 रुपये 46 पैसे पर पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत 64 रुपये 39 पैसे पहुंच गई। पेट्रोल की कीमतों में 17 पैसे और डीजल की कीमत में 15 पैसे की कटौती हुई है। साल के आखिर यानी दिसंबर में पेट्रोल डीजल के दाम उसी कीमत पर पहुंच गए हैं जो साल की शुरुआत यानी जनवरी में थे। जनवरी 2018 में दिल्ली में पेट्रोल करीब 69 रुपये 97 पैसे का मिल रहा था। उम्मीद है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं और ओवर सप्लाई के चलते अभी कच्चे तेल की कीमतें और कम होंगी और पेट्रोल की कीमतें जल्द ही 70 रुपये के नीचे आ जाएंगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 4 दिन बाद भी मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में मंत्रियों के नामों पर मंथन करेंगे।
इसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए, जबकि पायलट पहले से ही वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अगर नामों पर एक राय बन जाती है तो सोमवार तक मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए भी राहुल गांधी के स्तर पर ही कोई फैसला हो सकता है। बैठक में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम एवं डिप्टी सीएम के बीच किस तरह से अधिकारों का बंटवारा होगा या नहीं होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कैबिनेट गठन को लेकर सीधे तौर पर राहुल गांधी के स्तर पर मंथन किया जा रहा है। इससे पहले सीएम के स्तर पर नाम आलाकमान को भेजे जाते थे, वहां से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मंत्रियों को शपथ दिला दी जाती थी। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादला के बाद ही राज्य सरकार ने पुलिस महकमे का भी चेहरा बदल दिया। सरकार ने 17 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। कपिल गर्ग नए पुलिस महानिदेशक होंगे। मौजूदा महानिदेशक ओपी गल्होत्रा को महानिदेशक गृह रक्षा का दायित्व दिया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल की जगह आनंद श्रीवास्तव को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस की सीनियरिटी में कपिल गर्ग का पहला नंबर था, लेकिन भाजपा सरकार ने सीनियरिटी लांघते हुए गल्होत्रा को पुलिस महानिदेशक बनाया था। आरपीएससी ने 7 दिन के भीतर आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 का दूसरी बार विस्तारित परिणाम जारी किया है। अब 105 और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में नॉन टीएसपी का यह परिणाम विस्तारित किया है। मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले साल 28-29 जनवरी को होगा। अब मुख्य परीक्षा में कुल 22,865 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि आयोग ने 23 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का मूल परिणाम जारी किया था। इसमें 15,615 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट के आदेश पर पहला विस्तारित परिणाम जारी किया गया। इसमें 7,145 और अभ्यर्थियों को मेंस के लिए सफल घोषित किया गया था। परीक्षा 1,017 पदों के लिए हो रही है। क्रिसमस और नववर्ष मनाने गोवा की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए कोटा से गुजरने वाली 3 ट्रेनों में नो रूम और लंबी वेटिंग लिस्ट है। इस कारण अब आरक्षण केंद्रों पर आरक्षित टिकट लेने पहुंचने वाले लोगों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित जयपुर से होकर गोवा की तरफ जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। इसी प्रकार जम्मू की तरफ जयपुर होकर 4 ट्रेनें निकलती हैं। जयपुर से उधमपुर, वैष्णो देवी, कटरा पहुंचने के लिए एक ट्रेन चलती है। जयपुर से कई लोग क्रिसमस व न्यू ईयर मनाने गोवा जाते हैं। वे पहले से ही प्लान बनाकर ट्रेनों में रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन अचानक जो व्यक्ति न्यू ईयर मनाने गोवा जाने का प्लान बनाता है, उन्हें रेलवे से कंफर्म टिकट को लेकर परेशानी होती है। उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को वर्ष 2019 की सीनियर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 7 मार्च से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल तक चलेगी। पहले दिन 7 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा के साथ बोर्ड की परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल शुक्रवार को जारी किया जाएगा। बोर्ड की सचिव मेघना ने बताया कि इसी के साथ वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2019, सीनियर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2019 और सीनियर सेकेंडरी मूक बधिर परीक्षा 2019 का भी परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।